हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन कंटिन्यू बेसिस के ऊपर सेशन लेके आ रहे हैं वीडियो, जिसके अंदर अपन MCQ वगैरह सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम। सो आज का जो सेशन रहेगा वो टारगेट रहेगा SGPGI RML और PGI के एग्जाम के ऊपर, तो उन्हीं को अपन टारगेट लेते हुए चलते हैं। और टॉपिक्स जो रहेंगे साथ साथ में अपन जो टॉपिक्स क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे तो उनको भी अपन कोशिश करेंगे विद द टाइम अपन सोल्व कर लें। ठीक है, तो बिफोर द स्टार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक टेस्ट सीरीज भी रन करवा रहे हैं हम हमारे ऑफिशियल RNCC की ऐप पे। सो आप उसे भी आप बाय करके अपनी जो प्रिपरेशन को है काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकते हो। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है मेनली उन पे आप कंट्रोल कर पाओगे। जब आप टेस्ट दोगे, आप रियल टाइम टेस्ट दोगे, तभी आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो पाएगी, तभी आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ईजी हो पाएगी। तो आप उसको भी आप अफोर्डेबल प्राइस में रखा है हमने, तो उसको भी आप बाय करके अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हो। सो अभी अपन मूव ऑन करते हैं आज के अपने सेशन के ऊपर। सो आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट रिटर्न टू द रिकवरी रूम फॉलोइंग द लेफ्ट सुप्राटेंटोरियल सर्जरी। ठीक है, अपने जो हेड के अंदर एक पार्ट होता है टेंटोरियम, तो टेंटोरियम पार्ट से ऊपर की साइड में यहाँ पे उसकी क्या हुई, सर्जरी हुई है। और किधर साइड में हुई है? लेफ्ट साइड में हुई है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर हुआ था उसके सुप्राटेंटोरियम लेफ्ट साइड में, तो उसकी सर्जरी की गई है। द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजिशन टू फैसिलिटेट वेनस ड्रेनेज। सो अब सुप्राटेंटोरियल सर्जरी के अंदर हम कौन सी पोजीशन देंगे पेशेंट को, ताकि उस पेशेंट का जो वेनस ड्रेनेज है वो अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म हो सके। तो क्या ऑप्शन क्या है अपने इस क्वेश्चन के पास में? lying flat without a pillow with his head turned to the right. Option B, lying flat with his head elevated on 3 pillows. 3 है ऑप्शन हमारा। head of the bed elevated to 30 degree with his head is in a natural position. ऑप्शन 4 है side line on his left side. तो कौन सी पोजीशन जो है हम पेशेंट को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे सुप्राटेंटोरियल सर्जरी के अंदर? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, एक टेंटोरियम पार्ट की। तो अपने ब्रेन के अंदर एक टेंटोरियम एक वो होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसके ऊपर के बाद अपन बोलते हैं सुप्रा टेंटोरियम, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं इंफ्रा टेंटोरियम। नीचे वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? इंफ्रा टेंटोरियम बोलते हैं। तो सुप्रा टेंटोरियम में कौन सी अपने जो कौन सा ऑर्गन आता है? तो इसके अंदर आता है सेरेब्रम आता है। और इसके अंदर कौन सा आता है? नीचे वाले पार्ट में कौन आता है? सेरेबेलम। तो अब सुप्राटेंटोरियल रीजन के अंदर और लेफ्ट साइड के अंदर हमारे क्या हुई है? यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म हुई है। कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में, ठीक है, सुप्राटेंटोरियम। तो अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन जो है अपन प्रोवाइड करवाएंगे? सो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। तो इस कंडीशन में क्या करना है? पेशेंट का हेड ऑफ द बेड को क्या करना है? एलिवेट करना है 30 डिग्री तक विथ हिज हेड इन ए न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है। उसका हेड जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रखना, सीधे रखना है, ताकि जो हेड एलिवेशन किया है उससे क्या हो सके? वेनस ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये कुछ अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। टेंटोरियम, यहाँ पे एक टेंटोरियम सेरेबेलम होती है अपने ब्रेन के अंदर, जो कि क्या है कि जो ब्रेन को सुप्रा टेंटोरियम और इंफ्रा टेंटोरियम में डिवाइड करता है, ठीक है। तो सुप्रा टेंटोरियम में कौन आता है? सेरेब्रम आता है। इंफ्रा टेंटोरियम में कौन आता है? सेरेबेलम आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ए 57-year-old हिस्पैनिक वुमन विथ ब्रेस्ट कैंसर हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो एक लेडी है, 57 ईयर की हिस्पैनिक लेडी है, तो उसके क्या ब्रेस्ट कैंसर हुआ और वो एडमिट हुई है लंपेक्टोमी के लिए, ठीक है। उसके एडमिट हुई है लंपेक्टोमी के लिए, और वो क्या है कि इंग्लिश भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्पीक नहीं करती है। हर डॉटर हु स्पीक्स इंग्लिश एकम्पनीज हर, उसकी जो डॉटर है वो इंग्लिश बोलती है और वो उसके साथ आई है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एडमिशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट वॉट शुड द नर्स डू। सो अब जब उसको यहाँ पे एडमिशन इन्फॉर्मेशन उसे गेन करनी है, पेशेंट की जो हिस्ट्री कलेक्ट करनी है नर्स को, तो इसके लिए वो नर्स जो है वो क्या करेगी? ऑप्शन है हमारे पास में, आस्क द क्लाइंट्स डॉटर टू सर्व एज एन इंटरप्रेटर,
कि भाई आप बोल दो कि भाई आप डॉटर को ही बोल दो कि आप एक तरीके से इंटरप्रेटर का काम कर लो, मुझे वहाँ पे उसकी हिस्ट्री वगैरह है, क्लाइंट्स डिटेल वगैरह है, प्रॉपर तरीके से बता दो। ऑप्शन बी क्या है, आस्क वन ऑफ द हिस्पैनिक नर्सिंग असिस्टेंट्स टू सर्व एज एन इंटरप्रेटर, कि भाई आप किसी हिस्पैनिक नर्सिंग असिस्टेंस आपके पास में कोई है तो उसको आप लेके आ जाओ, उसको बोल दो कि भाई आप उसका एक जे इंटरप्रेटर का काम कर दो। नेक्स्ट, यूज द लिमिटेड स्पेनिश लर्न इन हाई स्कूल अलोंग विथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि आप जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज में लेके साथ में आपको जितनी लिमिटेड स्पेनिश आती है उसको आप साथ में बोल सकते हो जो आपने हाई स्कूल में सीखी है, और ऐसा करके आप हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन 4 हमारे पास में, ऑब्टेन ए ट्रेंड मेडिकल इंटरप्रेटर। आप क्या करो, एक ट्रेंड मेडिकल इंटरप्रेटर को आप क्या करो कि उसको यहाँ पे बुलाओ ताकि वो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके। क्या रहेगा अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? काफी सिंपल क्वेश्चन है। एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए मदर आई है जो क्या लंपेक्टोमी करवाने आई है, तो उसको वो क्या इंग्लिश नहीं जानती है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो इस कंडीशन में जब कभी भी ऐसी कंडीशन होती है यहाँ पे, तो क्या करना है कि हमें क्या करना है, एक ऑब्टेन ट्रेंड मेडिकल जो पर्सन को हमें क्या करना है, उसको हमें बुलाना है ताकि वो अपन दोनों के बीच में क्या कर सके, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके। अब इसी को क्यों करते हैं अपन? सबसे पहले तो ये क्या है कि एक ट्रेंड है, तो ये क्या करेगा, जो पेशेंट की है वो कल्चरल यहाँ पे वैल्यूज़ को उसको समझेगा, ठीक है। साथ ही उसकी जो क्लाइंट्स के जो राइट्स होते हैं वो एक अपन नर्सिंग असिस्टेंट्स वगैरह जो ट्रेन नर्स होती है, तो ठीक है, तो उन्हीं को पता होती है कि क्या क्या क्लाइंट्स राइट होते हैं, क्या क्या क्लाइंट्स के कल्चर होते हैं, अगर वो उस कल्चर के बैकग्राउंड से यहाँ पे आती है, ठीक है। और साथ ही वो क्या करेगा, जो क्लाइंट बताएगा वो एग्जैक्ट वो क्या करेगा यहाँ पे नर्सिंग वहाँ पे स्टाफ रहेगा उसको बताएगा, तो यहाँ पे क्या बनी रहेगी, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी यहाँ पे क्या है कि मेंटेन रहेगी, ठीक है, जो डाटा ब्रीच नहीं हो पाएगा। अगर उसके फैमिली मेंबर से अपन पूछेंगे तो वो अपनी तरफ से मॉडिफाई करके यहाँ पे कुछ बता सकते हैं, इसलिए जो पेशेंट बताएगा वही अपन डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, ऑब्टेन कर पाएंगे अगर हमारे पास में एक ट्रेंड मेडिकल इंटरप्रेटर होगा तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑब्टेन ए ट्रेंड मेडिकल इंटरप्रेटर। अगर हम एक लिमिटेड स्पेनिश लैंड सीखे हुए हैं फिर उसको अपन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे तो हम अच्छे से डाटा गेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। और आस्क द हिस्पैनिक नर्सिंग असिस्टेंट, तो ये भी अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक असिस्टेंस है यहाँ पे अपन को क्या कि ट्रेंड मिल रहा है, तो अपन को क्या करना है, ट्रेंड ही राइट करना है, ठीक है। और कभी भी अपन फैमिली मेंबर को ऐसे अपन नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है कि ब्रीच ऑफ डाटा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वो अपनी तरफ से डाटा को क्या कर सकती है, मॉडिफाई यहाँ पे करके यहाँ पे हमें बता सकती है, ठीक है, कि भाई नहीं ऐसा इनको नहीं हुआ था। लाइक अगर हुआ भी होता है तो फिर वो मॉडिफाई करके फॉर सेफ्टी या फॉर उसको मतलब फियर से भी वो क्या है कि डर के भी कुछ चीज़ें नहीं बता पाते हैं मेरे रिलेटिव्स, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट पेशेंट को कॉन्टेक्ट करना जरूरी होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए क्लाइंट रिसीव्ड electroconvulsive therapy an hour ago and tell the nurse that he has headache। एक क्लाइंट है जो कि लगभग एक हार पहले उसने क्या लिया है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ली है, अभी उसको क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है। विच रेस्पॉन्स बाय द नर्स इज बेस्ट। तो इस कंडीशन में नर्स का जो बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, क्या होगा? ऑप्शंस हैं हमारे पास में, ए हेडेक इज कॉमन आफ्टर ईसीटी, कि भाई ईसीटी के बाद में कॉमन है हेडेक होना। आई विल गेट सम एसिटामिनोफेन फॉर यू, कि भाई मैं आपके लिए जो एसिटामिनोफेन है जो पेन किलर है, ठीक है, जो आपके पेन किलर का भी काम करेगी, जो क्या है एंटी पायरेटिक का भी यहाँ पे काम कर सकती है, ठीक है। तो आई विल गेट सम एसिटामिनोफेन फॉर यू। थर्ड क्या हो जाएगा, ए नैप विल हेल्प यू बेटर, कि आप जब सोओगे तो आपको अच्छा लगेगा। ऑप्शन डी क्या है हमारे पास में, ईट योर ब्रेकफास्ट एंड लेट मी नो हाउ यू फील। जब आप पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद में आप हमें बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। कौन सा ऑप्शन है जो हमारा इसके अंदर करेक्ट होगा? सो बिना किसी देरी के अपन चलते हैं अपने करेक्ट आंसर के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आई विल गेट सम एसिटामिनोफेन। तो उसको क्या करेगी कि उसको जो मेडिसिन वगैरह है उसको हेडेक को ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पोस्ट ईसीटी हेडेक को अपने क्या करना है, ट्रीट करना है, पोस्ट ईसीटी
हेडेक को हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, ये कॉमन है, बट कॉमन हो गया तो क्या हो गया, हमें ट्रीट तो करना ही है भाई, पेशेंट को कॉमन है तो भाई वो पेन में क्यों रहे। ए नैप विल हेल्प यू बेटर, बिल्कुल नैप हेल्प कर सकती है बेटर होने में, बट उसका पेन रिलीफ करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। ईट योर ब्रेकफास्ट एंड देन लेट मी नो, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमें प्रायोरिटी नहीं रखते हुए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी हमारे ऑप्शन नंबर बी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। When assessing speech development, which of the following children should the nurse refer for further examination? जब एक नर्स क्या कर रही है, स्पीच डेवलपमेंट को क्या कर रही है, असेस कर रही है कुछ बच्चों में, विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन, इनमें से कौन सा बच्चा है जो नर्स रेफर करेगी फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। मतलब ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा हमें ऑप्शन लग रहा है जो बच्चे में प्रेजेंट है और जो बच्चे के उस एज लेवल के ऊपर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट वो प्रेजेंट आई है, असेसमेंट हुआ है उसका, तो उसको क्या करना है, नर्स क्या करेगी, फर्दर एग्जामिनेशन के लिए सेंड करना चाहेगी। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, ए 4 month ओल्ड हु लाफ आउट लाउड, एक 4 महीने का बच्चा है जो क्या है कि जोर से हंस रहा है। बी क्या है हमारे पास में, ए 10 month ओल्ड सेज दादा मामा। सी क्या है हमारे पास में, ए 1 year ओल्ड हु सेज 3 to 5 वर्ड। डी क्या है हमारे पास में, एन 18 month ओल्ड हु सेज ओनली नो, एक 18 साल का बच्चा है जो कि केवल एक वर्ड यूज में कर रहा है नो या फिर यस, ओके। ठीक है, लाइक मतलब सिंगल वर्ड हमें यूज में ले रहा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बच्चा है जो जिसको नर्स करेगी आगे फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर करेक्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो एन 18 month ओल्ड हु ओनली सेज नो, क्योंकि 18 मंथ का जो बच्चा होता है वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे एबल टू से 10 वर्ड्स एंड मोर। ठीक है, जो 18 मंथ का बच्चा होता है जो 10 वर्ड से ज़्यादा वर्ड बोल सकता है, जबकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 18 महीने का बच्चा वो क्या कर रहा है, यहाँ पे केवल एक ही वर्ड बोल रहा है नो। ठीक है, तो ये क्या अपने को क्या ये सजेस्ट करता है कि उस बच्चे में यहाँ पे लैक ऑफ स्पीच डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, लैक ऑफ स्पीच डेवलपमेंट हुआ है, साथ ही साथ में उसका ढंग से यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। तो ये क्या लीड करेगा, ये आगे जाके हमें लीड कर सकता है कि भाई हाँ उसके जो बेबी के जो डेवलपमेंटल डिले हुआ है, डेवलपमेंटल डिले, या फिर उसके कोई हियरिंग की उसकी क्या हो सकती है, उसके प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसको अपने को प्रायोरिटी क्या करना है, 18 मंथ ओल्ड बेबी को वो क्या करना है, फर्दर एग्जामिनेशन के लिए हमें सेंड करेगी। ठीक है, उसको आगे सजेस्ट करेगी भाई आगे जाइए आप जो ईयर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप जाके आप दिखाइए, ENT डिपार्टमेंट जाके आप अपने को और आगे चेकअप कराइए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एंड 18 मंथ ओल्ड हु ओनली से नो, क्योंकि 18 मंथ के बच्चे क्या कर सकते हैं, 10 वर्ड से ज़्यादा के वर्ड बोल सकते हैं, जबकि यहाँ पे 10 वर्ड नहीं बोल रहा है वो बच्चा। ए 4 month ओल्ड लाफ लाउड, ये अच्छी बात है, वो हंस सकता है। ए 10 month ओल्ड हु सेज दादा मामा, जी हाँ बिल्कुल 10 मंथ के बच्चे अच्छे से ये वर्ड बोल सकते हैं। एन ईयर ओल्ड जो क्या कर रहा है 3 से 5 वर्ड बोल रहा है। ठीक है, 18 मंथ का जब 10 वर्ड बोल सकता है तो 1 ईयर का 3 to 5 वर्ड जो है आराम से कह सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ड्यूरिंग ए क्लिनिक विजिट ए postpartum examination, the mother of a 2-week-old infant tearfully tells the nurse she feels tired and think she is not a good mother। एक जब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कर रही होती है नर्स, तो वो क्या उसके पास में एक 2 वीक की मदर आती है। ठीक है, जो क्या कर रही है, उसके आंखों से टीयर निकल रहे हैं, साथ साथ में वो फील कर रही है बहुत ज़्यादा टायर्डनेस उसको फील हो रही है। ठीक है, और सोच रही है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन रही है उसके बेबी के लिए। विच स्टेटमेंट बाय द नर्स वुड बी द बेस्ट, तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन सा स्टेटमेंट है वो बेस्ट रहेगा मदर के लिए। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट नर्स का है जो बेस्ट रहेगा मदर के लिए। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, ऑप्शन है द हार्मोनल चेंजेस योर बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग आर कॉजिंग यू टू फील दिस वे, आपकी जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में उसकी वजह से आप ऐसे फील कर रहे हो। ऑप्शन बी क्या हमारे पास में, मोस्ट न्यू मदर फील द सेम वे दैट यू डू, मतलब बहुत सारी मदर्स होती है वो तुम्हारे जैसे ही फील करती है। आई हियर दैट लॉट फ्रॉम अदर्स, मैंने ये बहुतों से सुना है। सी क्या है हमारे पास में, यू नीड टू हैव योर हस्बैंड एंड फैमिली हेल्प यू सो
दैट यू कैन गेट सम रेस्ट। तो तुम्हें क्या करना है, आपके बच्चे की जब आप पेरेंटिंग कर रहे होते हैं तो आपको उसमें अपने हस्बैंड की यहाँ पे क्या करनी, हेल्प लेनी है, फैमिली हेल्प लेनी है, ताकि आप क्या कर सको, प्रॉपर यहाँ पे रेस्ट कर सको। ऑप्शन डी क्या हमारे पास में, आई एम कंसर्न अबाउट वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग, टेल मी मोर अबाउट वॉट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग। सो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कौन सा आंसर जो है हमारा बेस्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई एम कंसर्निंग अबाउट व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, टेल मी मोर अबाउट योर यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये किस प्रकार का क्वेश्चन हमने किया है, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन से हमेशा हमें क्या मिलती है, कम्युनिकेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश करने में हमें हेल्प होती है। तो जब अपन उससे ज़्यादा बातें करेंगे तो वो क्या करेगा, और हमें खुल के यहाँ पे एक्सप्रेस करेगी चीज़ों के लिए। तो ये उसको क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है पेशेंट को। तो क्या, कौन सा डिप्रेशन होता है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। ठीक है, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जो यहाँ पे देखने को मिलता है 4 to 8 वीक आफ्टर जो डिलीवरी, आफ्टर लेबर 4 to 8 वीक हमें देखने को मिलता है पोस्ट पार्टम। ठीक है, जनरली यहाँ पे उसको 2 वीक पे भी आ सकता है, ऐसे कुछ नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में 4 to 8 वीक भी देखने को मिला है। तो इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, डिप्रेशन का मीन्स आप अच्छा कम्युनिकेशन भी बनाते हो किसी डिप्रेसिव पेशेंट के साथ में, तो उसका डिप्रेशन ठीक होने की संभावना रहती है। तो अपने क्या करना है, उससे और ज़्यादा एक्सप्रेस करवाना है कि आप और ज़्यादा खुल के बोलिए, ताकि वो उसकी प्रॉब्लम है अपन सुन सके और अपन अच्छे से उसको कम्युनिकेट करके उसकी प्रॉब्लम का बेस्ट आंसर जो है अपन कर सके। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ एन इंजरी टू द थैलेमस। एक नर्स है, वो एक केयर कर रही है क्लाइंट की, जिसको क्या हुआ है, थैलेमस में उसको क्या हुआ है, इंजरी हुआ है। द नर्स शुड प्लान टू, जो नर्स का क्या प्लान रहेगा उसके अंदर, गिव हायर डोजेज ऑफ पेन मेडिकेशन। क्या आपको क्या करना है भाई, पेन की मेडिकेशन है उसको हायर डोज में देना है। कीप पैचेज ऑन द क्लाइंट्स आई टू प्रिवेंट कॉर्नियल एब्रेशन। आपको कॉर्नियल एब्रेशन से बचाने के लिए आई पैचेज का यूज करना है, आई को बंद करके रखना है। मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ द बाथ वाटर। आपको जो बाथ वाटर है, जब पेशेंट नहाने जाता है तो उसका टेम्परेचर देखना है। ऑप्शन डी है अवॉइड टर्निंग द क्लाइंट। आप क्लाइंट को टर्न नहीं करोगे, उसको अवॉइड करो। सो कौन सा ऑप्शन है जो हमारा राइट रहेगा। जब कभी भी थैलेमस की इंजरी होती है तो थैलेमस की इंजरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सेंसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाती है। एक्सेप्ट यहां से आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है, एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी। ठीक है, जब कभी भी पेशेंट में थैलेमस इंजरी होती है तो उसका ऑल्फैक्शन जो है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है, केवल बाकी की जो सेंसरी इंपल्सेज होती है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि ऑल्फैक्शन है वो नोज के द्वारा डायरेक्ट अपने ब्रेन तक पहुंच जाता है, जबकि जो थैलेमस के बाकी जो भी अपनी जो नर्व वेसल्स होती है वो मोस्टली थैलेमस से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको थैलेमस में इंजरी हो रही है, तो थैलेमस में इंजरी हो रही है मतलब उसका सेंसरी इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, जो भी इंपल्सेज होती है वो कैसे जाएगी, मिड ब्रेन टू थैलेमस। ठीक है, अब क्या हो रहा है, थैलेमस में इंजरी हो गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूरोसेंसरी पाथवे जो होता है, न्यूरोसेंसरी पाथवे जो होता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, डिस्टर्ब न्यूरोसेंसरी पाथवे जो डिस्टर्ब हो गया तो पेशेंट, अब जब नर्स जो प्लान बनाएगी तो कैसा प्लान बनाएगी, तो उसको नर्स प्लान बनाएगी हमेशा, वो क्या बनाएगी, ऑप्शन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज द मोस्ट प्रायोरिटेबल क्वेश्चन आंसर। सो मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ बाथ वाटर। जब पेशेंट नहाने जाएगा तो उसका पानी का टेम्परेचर है उसको वो मॉनिटर करेगी, क्योंकि उसको क्या है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं मिल रही ना, तो आगे जाके वो बर्निंग उसको हो सकती है अगर पानी ज़्यादा गर्म हो गया तो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर ए एक्सीडेंट हु हैज सस्टेन्ड ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, एक नर्स एक प्लान कर रही है क्लाइंट की, सॉरी एक क्लाइंट है यहाँ पे, एक्सीडेंट नहीं है, एक क्लाइंट हु हैज सस्टेन्ड ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, उसको क्या हुआ है यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर। तो अब ऐसे में नर्स क्या असेस करेगी और आगे क्या डाटा लेगी। ऑप्शन है हमारे पास में, एनेस्थीसिया बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, जो जहाँ पे चोट लगी है उसके नीचे के लेवल को जो एनेस्थीसिया हो गया है, ठीक है, वो वहाँ पे सेंसेशन फील नहीं हो रहा है पेशेंट को। टिंगलिंग इन द फिंगर्स,
पेशेंट की जो फिंगर्स है वहाँ पे उसको टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रहा है, ठीक है, उसको लगता है ऐसे कुछ यहाँ पे लाइक नीडल्स वगैरह है वो ऐसे लग रही है, हमें टिंगलिंग हो रहा है। पेन बिलो द साइट ऑफ इंजरी, साइट ऑफ इंजरी के नीचे क्या हो रहा है, उसको पेन हो रहा है। लॉस ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेटरी सेंस, उसको जो पोजीशनिंग का उसको लॉस हो रहा है, साथ साथ में उसको वाइब्रेटरी सेंस भी उसको नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन है हमारा राइट होगा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एनेस्थेसिया उसको कंडीशन उसको फील होने लग जाती है बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो है वो नर्व को यहाँ पे क्या हो जाएगी, कट हो सकती है, ठीक है। तो नर्व जब कट हो जाएगी तो नीचे के जो है वो सेंसेशन यहाँ पे उसको फील नहीं होगा, उसको एक ऐसा फील होगा एनेस्थेसिया जैसा कि भाई उसको वहाँ पे क्या हुआ, उसके उस पोजीशन पे उसको एनेस्थेसिया किया और उसको नीचे से सारे जो पोर्शन है वो उसका सेंसेशन उसको फील नहीं होगा। तो जब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो ऐसा हमें प्रायोरिटी में रखते हुए ध्यान में रखना है। तो ऐसी कंडीशन में आगे क्या नर्स क्या करेगी, उसका सेफ्टी का उसको ध्यान रखेगी। तो इसके आगे मॉडिफाई करके आपको क्वेश्चन बना के दे सकते हैं एग्जामिनर सेफ्टी को लेके, ठीक है। तो इसके अंदर एयरवे से हमें क्या प्रायोरिटी देनी है, सेफ्टी को देनी है, क्योंकि अगर वो गिर सकता है उसका एयरवे, उसका अगर उसका एयरवे अब यहाँ पे C2 C3 के अंदर यहाँ पे अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो हमें एयरवे को प्रायोरिटी देनी है। बट अगर यहाँ पे लोअर स्पाइन में जैसे नीचे यहाँ पे लंबर के अंदर हमें वो हुआ इंजरी हुई तो उसके अंदर हमें क्या करना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर C2 C3 के अंदर हो गया तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एयरवे का, ठीक है। तो एयरवे यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है C2 C3 के अंदर, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, एयरवे को प्रायोरिटी देके काम करना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए क्लाइंट हु इज पैराप्लेजिक कैन नॉट फील हर लोअर एक्सट्रीमिटीज। एक क्लाइंट है जो पैराप्लेजिक है, मतलब उसके 4 लिम्ब है, जो उसका जो लोअर लिम्ब है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके लोअर लिम्ब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, उसके जो उनमें पैरालिसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर उसको जब पैरालिसिस की कंडीशन आती है एंड हैज बीन पोजीशन ऑन हर साइड, अब उसको क्या है कि पोजीशन भी उसको साइड लाइन दी गई है। द नर्स शुड इंस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया दैट ए पोटेंशियल आर प्रेशर पॉइंट वेन द क्लाइंट इज इन दिस पोजिशन। तो जब अपन पेशेंट को यहाँ पे साइड लाइन पोजिशन देते हैं तो उसके अंदर कौन से एरिया के अंदर उसको क्या है कि प्रेशर शोर होने की कंडीशन रहती है, ठीक है। पैरालिसिस अगर आप एक क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ ले कि भाई क्वाड्रिप्लेजिया आ जाए एग्जाम के अंदर, तो क्वाड्रिप्लेजिया के अंदर क्या है कि ऑल लिम्ब, ठीक है, अपने दोनों हैंड्स हैं, दोनों यहाँ पे फुट यहाँ पे। पैराप्लेजिया के अंदर क्या आता है, हमारी जो लोअर बॉडी है वो आ जाएगी, एंड जो हेमीप्लेजिया के अंदर क्या आ जाएगा, वन साइड, ठीक है, वन साइड ऑफ बॉडी हमें क्या आ जाएगी, पैरालिसिस होती है उसके कंडीशन के अंदर। तो जब हमारा पैराप्लेजिया के अंदर उस पेशेंट को लाया गया है, उसको पोजीशन भी उसको दी गई है, कौन सी साइड लाइन उसको क्या दी गई है, पोजीशन दी गई है। तो इस कंडीशन में वहां पे कौन सी ऐसे पॉइंट पे प्रेशर शोर हो सकता है, सैक्रम, ऑक्सीपुट, एंकल एंड हील। सैक्रम, ऑक्सीपुट, एंकल एंड हील। तो कौन सा आंसर रहेगा हमारा करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा एंकल, ठीक है। तो सेक्रम जब सुपाइन पोजीशन में होगा तब सेक्रम होता है, ऑक्सीपुट भी सुपाइन पोजीशन के अंदर देखने को हमें मिलता है, जबकि एंकल जो है वो हमें किस में देखने को मिलेगा, साइड लाइन पोजीशन के अंदर। एंकल उस पे यहाँ पे एंकल पे प्रेशर बनता है, ठीक है। हील भी हमें किस में देखने को मिलता है, सुपाइन के अंदर, ठीक है। सुपाइन में जो पैर होते हैं वो हील के ऊपर टिके हुए रहते हैं, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा एंकल, ठीक है। पीजीआई जैसे एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एम जैसे एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नर्स ऑब्जर्व दैट द क्लाइंट्स राइट आई डज नॉट क्लोज कंप्लीटली। नर्स ऑब्जर्व कर रही है कि क्लाइंट की जो राइट आई है वो यहाँ पे प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रही है। बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब ऐसी जब नर्स को फाइंडिंग मिल रही है तो इस कंडीशन में उसका जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो कौन सा रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा है हमसे यहाँ पे। तो ऑप्शंस है हमारे पास में, मेकिंग श्योर द क्लाइंट वियर हर आई ग्लासेस एट ऑल द टाइम। आपको ध्यान रखना है कि भाई जो क्लाइंट है वो उसने क्या किया, अपने आई ग्लासेस को वियर किया, पहन के रखें। ऑप्शन बी है प्लेसिंग एन आई पेज अवर हर राइट आई। जो आई पेज आप उसको लगा दो राइट आई के ऊपर ताकि वो अगर क्लोज नहीं भी हो पा रही है तो, ठीक है। ऑप्शन सी है इंस्टिलेटिंग
आर्टिफिशियल टीयर एवरी शिफ्ट है जो उसके क्या करो आर्टिफिशियल टीयर लगाओ ताकि आंखों में जो इरिटेशन नहीं हो, ठीक है, जो लुब्रिकेशन बना रहे, ड्राई नहीं हो आई। क्लीनिंग द आई विथ क्लीन वॉश क्लॉथ एवरी शिफ्ट, आई को जो आप क्लीन करो एवरी शिफ्ट। सो क्या मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन रहेगा? सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेसिंग इन आई पेच अवर है राइट आई। तो उसकी आप राइट आई के ऊपर क्या करो आई पेच लगाओ ताकि वो जो यहाँ पे कंजक्टिवा का क्या हो ड्राइनेस उसको यहाँ पे नहीं देखने को मिले, ठीक है, वो क्या करे इरिटेशन नहीं करे, साथ ही साथ में उसका इरोजन भी वहाँ पे नहीं हो, ठीक है। तो आप पे आई पेच लगा के उसकी आई को आप क्या कर सकते हो क्लोज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा बेस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। The nurse is administering propranolol to a client for control of migraine headache, ठीक है। एक माइग्रेन हेडेक का जो पेशेंट आया है उसको नर्स जो क्या एडमिनिस्टर किया है प्रोप्रानोलोल उसको एडमिनिस्टर किया है। द क्लाइंट्स पल्स रेट इज 56 बीट पर मिनट, व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट। अब जब क्लाइंट की जो पल्स रेट आई है वो 56 बीट पर मिनट आई है तो ऐसे कंडीशन में अब नर्स का क्या एक्शन होगा अगला? कॉन्टेक्ट द फिजिशियन इमीडिएटली, असेस ब्लड प्रेशर, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, या फिर आस्क फॉर ए रिलेटिव टू कॉन्टेक्ट। तो आप क्या करना है रिलेटिव को कॉन्टेक्ट करना है या फिर इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमें करेक्ट मान के चलना है यहाँ पे। तो काफी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2, असेस ब्लड प्रेशर। तो ठीक है यहाँ पे जब अगर 56 बीट पर मिनट आया है तो हमें क्या करना है यहाँ पे एक बार से प्रोपल्स वाइटल्स को हमें क्या करना है वो असेस करना है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है फिजिशियन को यहाँ पे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, ठीक है। नहीं तो फिजिशियन के पास में जाओगे फिजिशियन बोलेगा भाई उसके वाइटल्स क्या, तो आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी यहाँ पे क्या देंगे, सबसे पहले वाइटल्स असेस करेंगे। वाइटल्स में क्या देखेंगे ओनली एंड ओनली उसका ब्लड प्रेशर, अगर वो यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है तो हम क्या करेंगे फिजिशियन को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोप्रानोलोल वो क्या करती है वो हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को भी यहाँ पे कम करती है, ठीक है, और माइग्रेन को भी ट्रीट करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में अमंग दीज विच ड्रग इज सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशन। सो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कौन सी है सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशन की कैटेगरी में आती है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास में सिस्प्लेटिन, मेथोट्रेक्सेड, साइक्लोफॉस्फेमाइड या फिर ब्लियोमाइसिन। तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो इस कंडीशन के अंदर आती है, कौन सी कंडीशन सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक मतलब एंटी कैंसर ड्रग जो किस पे इफेक्ट डालती है सेल की साइकिल पे इफेक्ट डाल के उस कैंसर का ट्रीटमेंट करती है, कौन सी ड्रग होगी? क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का? तो अपन अभी बात कर लेते सबसे पहले सेल साइकिल की, ठीक है। हमारे पास में सेल साइकिल की कितनी स्टेज होती है, टोटल 4 स्टेज जो है हम सेल साइकिल की पढ़ते हैं। तो सेल की हमारे पास में टोटल 4 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती है जीवन स्टेज। तो जीवन स्टेज में सेल क्या करती है, जीवन स्टेज में सेल क्या करती है ग्रोथ करती है, ठीक है। एस फेज के अंदर क्या करती है, एस फेज के अंदर क्या करती है डीएनए का सिंथेसिस शुरू कर देती है। उसके बाद में आती है कौन सी फेज, G2 फेज। G2 फेज में क्या आता है ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, ठीक है। सेल क्या रेडी हो रही है ग्रोथ एंड प्रिपरेशन कर रही है किसके लिए, माइटोसिस के लिए। एंड जब एम फेज आती है, एम फेज में क्या होता है माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस होता है मतलब एम फेज में क्या हो जाती है सेल का डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये सेल फेज काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछते भी है इसको, पीजीआईडीएस एग्जाम्स के अंदर, अच्छे एग्जाम्स के अंदर जिनका जो एग्जाम का लेवल रहता है वो थोड़ा अप रहता है उन जैसे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो इस साइकिल के ऊपर अफेक्ट करने वाली ड्रग को पूछा है हमसे यहाँ पे, जो ऐसी साइल जो सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशन हो उसको हमें यहाँ पे क्या आंसर करना है। तो ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट होगा हमारा,
सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट एक किस प्रकार की ड्रग है, सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है, जो कि इनमें से मोस्टली एम फेज के ऊपर ये क्या करेगी, वर्क करती है। ठीक है, एम फेज के ऊपर क्या करती है, वर्क करती है, उसको माइटोसिस को यहाँ पे रोक देती है। ठीक है, माइटोसिस को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। तो और कौन कौन सी ड्रग है जो इनको काम में आती है, तो इसके सबसे पहले तो अपना क्या है, मेथोट्रेक्सेट। उसके बाद में कौन सी है हमारे पास में, मेथोट्रेक्सेट के बाद में कौन सी आती है, विनक्रिस्टिन। ठीक है, उसके बाद में विनप्लास्टिन। ठीक है, विनप्लास्टिन या आई थिंक ब्लास्टिन। ठीक है, तो ये कुछ 3 प्रकार की ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है, जो किस पे काम करती है, एम फेज पे काम करती है। इसके बाद में दूसरा इसका टाइप कौन सा होता है एंटी कैंसर का, दूसरा टाइप होता है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, कोई सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं, सेल की जो रेस्टिंग स्टेज होती है उसके अंदर भी वो क्या करती है, अपना एक्शन करती है। तो इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है, इसके अंदर हमारी ड्रग आती है साइक्लोफॉस्फामाइड। उसके बाद में कौन सी ड्रग आएगी, सिस्प्लाटिन। ठीक है, ये साइक्लोफॉस्फामाइड, सिस्प्लाटिन। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स है वो किसके अंदर आएगी, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक मेडिकेशन के अंदर। ठीक है, तो जो एंटी कैंसर मेडिकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, मेथोट्रेक्सेट। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा। जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, मेथोट्रेक्सेट, क्लोराम्बुसिल, टेमोक्सिफेन सिट्रेट या फिर कोट्रिमोक्साजोल। कौन सा ऑप्शन है जो हमारे क्या होगा इसमें करेक्ट। तो ब्रेस्ट कैंसर को उसके ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टेमोक्सिफेन सिट्रेट। ठीक है, टेमोक्सिफेन सिट्रेट है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये एक प्रकार की सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग है। ठीक है, जो क्या करेगी, सेल साइकिल पे इफेक्ट डालेगी, ये भी अपने डिस्कस किया ही था। और इसका क्या एक्शन होता है, एंटी एस्ट्रोजन। तो आपके एग्जाम के अंदर आ जाए कि भाई एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग कौन सी है इनमें से, तो भी उसमें क्या करेक्ट करना है, टोमेक्सिफेन सिट्रेट। मतलब ये इसके क्या है, एंटागोनिस्ट है, एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, टेमोक्सिफेन सिट्रेट। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले मेथोट्रेक्सेट किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, मेथोट्रेक्सेट किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ये है अपने रूमेटोइड आर्थराइटिस की। ठीक है, तो मेथोट्रेक्सेट किसकी ड्रग है, रूमेटोइड आर्थराइटिस की हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डिनल साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा। अगर किसी पेशेंट को यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा हुआ है तो इस कंडीशन में उसका जो है वो कार्डिनल साइन क्या होगा। मतलब कार्डिनल साइन ऐसा साइन होता है जो हमें उस एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडिमा में कौन सा कार्डिनल साइन आता है, क्रैकलिंग साउंड, कफ, वेट लॉस या फिर डायफोरेसिस। तो पल्मोनरी एडिमा में कौन सा साइन हमें देखने को मिलता है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर की तरफ जाने से पहले हम आप डिस्कस कर लेते हैं कि पल्मोनरी एडिमा होता कैसे है। सो पल्मोनरी एडिमा होने का मोस्ट कॉमन रीजन क्या होता है, मोस्ट कॉमन रीजन क्या होता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है, जो पल्मोनरी एडिमा कैसे होता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर से। जब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है तो उसके अंदर क्या आएगा, वेनस रिटर्न फ्रॉम लंग्स। सो लंग्स से क्या वेनस रिटर्न देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी हमें यहाँ पे कंजेशन, जो कंजेशन की स्टेज है वो भी हमें यहाँ पे क्या होगी देखने को मिलती है। साथ साथ में जो लंग्स के अंदर क्या है कि वो प्रेशर भी उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हैवी वेट लंग्स। ठीक है, हैवी वेट लंग्स मतलब लंग्स के अंदर क्या है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है। तो क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, डिसेप्निया देखने को मिलता है, साथ साथ में
ऑर्थोपनिया भी हमें क्या देखने को मिलता है, और डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। इस प्रकार के हमें साइन देखने को मिलता है। जब अपनी बॉडी में राइट साइडेड अपना हार्ट फेलियर होता है, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, सिस्टमिक, ठीक है। इसके अंदर कैसे देखने को मिला, हमारा पल्मोनरी सिम्टम मोस्टली देखने को मिलता है, और इसमें हमें देखने को मिलता है सिस्टमिक सिम्टम। तो जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो इसके अंदर क्या होता है, पेरीफेरल वेनस कंजेशन देखने को मिलता है। पेरीफेरली उसका जो वेनस कंजेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही पेरीफेरल जब वेनस कंजेशन हो जाएगा तो इंट्रा जुगुलर वेन का जो प्रेशर है वो भी हमें बढ़ने को देखने को मिल जाएगा। इसी के बाद में क्या देखने को मिलेगा, लीवर पे प्रेशर बढ़ेगा, लीवर कंजेशन होगा तो क्या होगा, हीपेटो मेगाली भी देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है कि साइन सिम्टम को आपको खुद को निकालने होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही डायग्नोस करे, आप भी बता सकते हो कि इस कंडीशन होगी तो आगे क्या क्या देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। अब जब लीवर हेपेटोमेगाली होगी तो यहाँ में क्या, रीनल लोड भी बढ़ गया, तो रीनल लोड भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो रीनल भी क्या हो सकती है, रीनल फेलियर, यहाँ पे रीनल देखने को मिल सकता है। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, सिस्टमिक एडिमा देखने को मिलेगा। कौन सा, पिटिंग एडिमा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो मतलब पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, एसाइटिस, ठीक है। जब बॉडी का फ्लूइड कलेक्शन बढ़ जाता है, एब्डोमिनल गर्थ इस एसाइटिस के अंदर चेक करते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल गर्थ एसाइटिस के अंदर चेक करते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसको अपन क्या इंच टेप की मदद से चेक करते हैं, ठीक है। तो जब ये बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो मतलब वहाँ पे एसाइटिस की कंडीशन हुई है। तो अब जब लंग्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो लंग्स के रिलेटेड हमें कार्डिनल साइन मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब लंग्स का जो कार्डिनल साइन पूछते हैं तो इसके अंदर क्रैकलिंग साउंड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो कफ तो मोस्ट प्रोबेबली अगर लंग्स की प्रॉब्लम है तो कफ तो हमें सभी में देखने को मिलेगी। यहाँ पे वेट लॉस कभी भी नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर की मतलब एडिमा जब भी होता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, वेट क्या होता है, गेन ही होता है एडिमा जब होता है, तो वेट लॉस कभी नहीं होता है। साथ साथ में डायपोरोसिस भी देखने को मिल सकती है। जबकि यहाँ पे क्या पूछा है, पल्मोनरी एडिमा का पूछा है, तो हमारा ऑप्शन में क्या करेक्ट जाएगा, क्रैकलिंग साउंड, ठीक है। तो इस प्रकार हमें कुछ आंसर करने होते हैं एग्जाम के अंदर भी, हमें इस प्रकार से हमें तैयारी करनी होती है ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहे, ओके। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया, क्रैकलिंग साउंड। अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ लॉन्ग डू कॉन्ट्रैक्शन लास्ट ड्यूरिंग एक्टिव फेज ऑफ लेबर एट एन इंटरवल ऑफ 3 to 5 मिनट ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पूछा है, एक्टिव फेज ऑफ लेबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का टाइम पूछा है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी देरी से आते हैं। सो जब ऑप्शन हमारे पास में क्या है, 20 to 30 सेकेंड्स, 45 to 60 सेकेंड, 100 to 120 सेकेंड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन में क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा ही है कि भाई कॉन्ट्रैक्शन कब आता है, तो कॉन्ट्रैक्शन तो आएंगे ही, तभी तो आगे लेबर की प्रोसेस बढ़ेगी। सो अपन जब बात कर लेते हैं अभी सबसे पहले फर्स्ट फेज के अंदर ही आता है, ठीक है। फर्स्ट फेज के अंदर अपन बात कर लेते हैं कौन सी, 3 फेज की। सबसे पहली फेज कौन सी होती है, लेटेंट। दूसरी फेज कौन सी होती है, एक्टिव। तीसरी फेज कौन सी होती है, ट्रांजिशन। हमें कौन सी स्टेज का पूछा है, यहाँ पे एक्टिव फेज का हमें पूछा है, हमें कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो जो लेटेंट फेज के अंदर कैसे आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इन फेज का डायलेशन अपने जो इनको अपने 3 पार्ट में बांटा, किस बेसिस पे, इनको अपने डिवाइड किया है किस बेसिस पे, सर्वाइकल डायलेशन की बेसिस पे हमने इन जो 3 फेज को हमने डिवाइड किया है यहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन की बेसिस पे। तो जब अब लेटेंट फेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन कितना देखने को मिलता है, 3 सेंटीमीटर। एक्टिव फेज के अंदर कितना देखने को मिलता है, 4 to 7 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, 7 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले ये क्या हो गया, सर्वाइकल का क्या देख लिया हमने, डायलेशन देख लिया। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है, यहाँ पे 15 to 30 यहाँ पे सेकंड रहता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन हमें कितना रहता है, 15 to 30 सेकंड। इसके बाद में एक्टिव स्टेज में कितना रहेगा, तो एक्टिव स्टेज में 45 to 60 सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 45 to 60 सेकंड। अब बात कर ले ट्रांजिशनल की, तो ट्रांजिशन में 60 to 90 सेकंड का इसके अंदर क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन टाइम रहता है। अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि रिपीट कब होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिपीट भी होते ही हैं कि भाई 15 से 30 सेकंड का आया तो इसे थोड़ी कंटिन्यू बना रहेगा। तो रिपीट लेटेंट स्टेज में कितना रिपीट होता है, कब रिपीट होता है, ये होता है एवरी 15 to 30 मिनट से रिपीट होता है। इसके बाद में एक्टिव स्टेज में कब रिपीट होता है, 3 to 5 मिनट में रिपीट होता है। इसके बाद में ट्रांजिशन स्टेज में कब रिपीट होता है, 2 to 3 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, आंसर बना हमारे क्वेश्चन का 45 to
60 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ए मेल नर्स इज प्रोवाइडिंग ए बेड टाइम स्नैक फॉर हिज पेशेंट। एक मेल नर्स है, वो क्या कर रही है, बेड टाइम स्नैक प्रोवाइड करवा रहा है उसके पेशेंट के लिए। दिस इज बेस्ड ऑन नॉलेज दैट इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन आर इफेक्टिव फॉर एन अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का हमसे ड्यूरेशन पूछा है कि वो कितने टाइम तक जो है वो रहता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का ड्यूरेशन पूछा है। 6 to 8 आवर, 10 to 14 आवर, 14 to 18 आवर्स के लिए, या फिर 24 to 28 आवर्स के लिए इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। सो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर कौन सा आता है, ह्यूमेलिन, या दूसरा कौन सा होता है, एनपीएच। ठीक है, जो ह्यूमेलिन का जो, अब इनका जो है वो क्या रहता है, टाइम ड्यूरेशन के बारे में पूछा है हमको। ठीक है, ह्यूमेलिन एंड एनपीएच का। सो जब भी कभी अपन ह्यूमेलिन एंड एनपीएच जो इंटरमीडिएट इंसुलिन अपन पेशेंट के लगाते हैं, तो सबसे पहले इससे क्या क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है एक तो ऑनसेट का, कि भाई इसका ऑनसेट का टाइम कितना रहता है। तो इसका ऑनसेट का टाइम रहता है 1.5 आवर। ठीक है, ऑनसेट कितना कब होता है, 1.5 आवर तक होता है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 14 to 18 आवर्स अपन, या फिर अपन बोल सकते हैं 16 to 24 आवर्स तक इसका क्या रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हमारा क्या करेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा नियर बाई है, हमारा कौन सा ऑप्शन नियर बाई है इसके, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, मतलब 14 to 18 आवर्स तक जो क्या है इसका ड्यूरेशन रहता है इंटरमीडिएट इंसुलिन का। अब इसके बाद में एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एक और प्रकार का होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्स इंसुलिन। तो मिक्स के अंदर कौन कौन सा होता है, इसके अंदर एक तो आता है एनपीएच और दूसरा आता है कौन सा, रैपिड। इन दोनों को मिला के एक मिक्स इंसुलिन भी बनाते हैं, जो भी इंटरमीडिएट इंसुलिन की तरह वर्क करता है। इसके अंदर जो एनपीएच होता है वो होता है 70%, एंड जो रैपिड को अपन लेते हैं उसको अपन लेते हैं 30%। तो अब नेक्स्ट अपन को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि भाई रैपिड इंसुलिन का टाइप क्या क्या है, तो इसके अंदर एक तो हो जाएगा लिस्प्रो, दूसरा हो जाएगा एस्पार्ट। ठीक है, तो आपको ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 14 to 18 आवर्स के लिए। ठीक है, इसका मैक्सिमम इसका कितना हो सकता है, 16 to 24 आवर्स तक जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर प्रायोरिटी इज 14 to 18 आवर्स। मैं मूव ऑन करते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंसुलिन फोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट आउट ऑफ द प्लाज्मा इनटू द सेल। इंसुलिन क्या करता है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो प्लाज्मा से बाहर निकाल के किस में डालेगा, सेल में डालता है। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम। तो आप सभी को पता ही है कि जो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन किसको ट्रीट करता है, इंसुलिन ट्रीट करता है हमारे हाइपर कैलेमिया को। सो हाइपर कैलेमिया को ट्रीट कौन करता है, इंसुलिन ट्रीट करता है। तो कैलेमिया मीन्स अगर प्लाज्मा के अंदर पोटेशियम लेवल अगर बढ़ा हुआ मिलेगा तो उसको क्या करेगा, वो यहाँ पे सेल के अंदर भेज देगा विद द हेल्प ऑफ हाइपर कैलेमिया इंसुलिन प्लस ग्लूकोज। ठीक है, जो है वो अपन डेक्सट्रोज वगैरह अपन साथ में देते हैं इस कंडीशन हाइपर कैलेमिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, साथ साथ के अंदर अपन वाया अपन इनहेलेशन के अंदर भी अपन आगे चीज़ें काम में लेते हैं। तो वो जो टॉपिक आएगा तो अपन वो भी टॉपिक पढ़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या जाएगा, पोटेशियम, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, पोटेशियम आयन को जो है वो क्या करेगा, प्लाज्मा टू सेल्स के अंदर पहुंचा देगा। तो पोटेशियम आयन किस प्रकार का आयन है, मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन। ठीक है, और जो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन कौन सा है, ये है कैल्शियम। मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन कौन सा है, कैल्शियम। तो ठीक है, जो इंसुलिन क्या करता है, हाइपर कैलेमिया को क्या करता है, ट्रीट करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। और आप आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा आज की क्लास का, और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करके जाइएगा, और साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस एग्जाम टेस्ट सीरीज अपन जो है यहाँ पे सोल्व करते जा रहे हैं, सेशन अपन लेके आते जा रहे हैं। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और साथ में आपको बता दूँ कि हमारी जो टेस्ट सीरीज भी है चलाई जा रही है RNCC के ऑफिशियल ऐप पे, जो कि एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे है। हर स्टूडेंट्स को यूज में लेके अपने प्रिपरेशन को और आगे मजबूत कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करें अपने एम्स 9 से प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।